यूपीएससी की तैयारी के दौरान जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे स्थानों के नाम भी आपके सामने आते हैं। उन स्थानों की विशिष्टताओं के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज़ ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही जगहों पर आधारित मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका ये सेक्शन अच्छी तरह से तैयार हो जाए। न केवल प्रारंभिक परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके बल्कि इसके आधार पर आपकी मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की जो क्षमताएं हैं वो भी बेहतर हो सके और इंटरव्यू में भी इस तरह की चीजों का प्रयोग होता ही है। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं। पिछले प्रोग्राम का अभ्यास प्रश्न क्या था? अभ्यास प्रश्न था लक्षद्वीप द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने था, लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। और दूसरा कथन आपके सामने था, यह समूह मुख्यतः कोरल द्वीपों से बना है। तीसरा कथन आपके सामने था, लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा संप्रभु द्वीपीय क्षेत्र है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। जब हम इन कथनों पर विचार करते हैं तो आपको एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम लक्षद्वीप द्वीप समूह की बात करते हैं और उसकी ये गणना करने का प्रयास करते हैं कि वो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से कितनी दूरी पर स्थित है, तो यहां पर एक सामान्य दूरी आपको दी गई है क्योंकि लक्षद्वीप अपने आप में द्वीपों का समूह है, यानी उसमें बहुत से द्वीप स्थित हैं। तो उसका एक एवरेज आप निकालेंगे, एक सामान्य जानकारी निकालेंगे कि उसके वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से कितनी दूरी पर स्थित है। उसी दूरी को यहां पर दिया गया है कि लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगर आप यहां मैप के आधार पर भी देखने का प्रयास करें तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से और केरल तट से, विशेष तौर से अगर हम कोचीन से दूरी मापने का प्रयास करते हैं और मिनिकॉय द्वीप की दूरी मापते हैं तो ये 398 पड़ती है। इसी तरह से काल्पेनी की दूरी 287 किलोमीटर पड़ती है। अगर हम एंड्रोट की दूरी को मापें तो ये 293 किलोमीटर की पड़ती है। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जैसे बिट्रा जैसे द्वीप हैं जो 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से अगर हम एवरेज लगाएं, एक औसत लगाएं, तो लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से। और विशेष तौर से अगर हम केरल के कोची तट से इसकी तुलना करें, एक सामान्य तौर से हमने केरल के माध्यम से इसकी दूरी बताई है, लेकिन अगर दक्षिण पश्चिमी तट से आप दूरी का आकलन करेंगे, जैसे अगर यहां से दूरी मापें तो इन द्वीपों की जो दूरी है वो थोड़ी नजदीक हो जाएगी, लेकिन यहां से इस द्वीप की दूरी और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए सामान्यतः ये दूरी आपके सामने प्रस्तुत की गई है जो कि लगभग 300 से 400 किलोमीटर है भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से। तो यहां पर पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरे कथन की अगर हम बात करें तो दूसरा कथन कहता है कि यह समूह मुख्यतः कोरल द्वीपों से बना है। कोरल द्वीप क्या होते हैं, किस प्रकार से पॉलिप्स से बने होते हैं, और पॉलिप्स किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और एक प्रकार से चट्टान नुमा संरचना एक के बाद एक खड़ी हो जाती है, उसी को हम कोरल कहते हैं। कोरल पर हमने विस्तार से कई प्रोग्राम में चर्चा की है। तो जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो वस्तुतः कोरल द्वीपों से ही बना है। और एक तस्वीर भी इसकी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक द्वीप यहां दिखाया है और किस तरह से ये कोरल की जो संरचना है आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तीसरा कथन क्या है? लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा संप्रभु द्वीपीय क्षेत्र है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? सॉवरेन। ये सॉवरेन द्वीप समूह नहीं है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके निर्णय एक प्रकार से भारत सरकार की पूरी अधिकारिता वहां पर है। और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है तो अपने आप में संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है। और इस प्रकार से कथन 3 गलत हो जाता है। तो कितने कथन यहां पर सही है? केवल 2 कथन यहां सही है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल केरल राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि, दूसरा है सस्थम कोटा झील, तीसरा है वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। चलिए इन सभी की अवस्थिति देखते हैं। रामसर स्थल चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा हुई है। भारत से 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा हुई है और में 2 नए स्थल कौन से हैं? जैसे खीचन और मेनार।
खेचन राजस्थान के फलोदी में पड़ता है और मेनार राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। तो भारत के 2 नए रामसर स्थल घोषित होने से अब भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। और ये भारत के संरक्षण प्रयासों की एक उपलब्धि को भी प्रदर्शित करती है ये चीज। यहां पर भारत के जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या दी हुई है, उनके बारे में कुछ बताया गया है। और आप जानते हैं कि जो रामसर स्थलों की घोषणा होती है वो रामसर कन्वेंशन के तहत होती है। रामसर कन्वेंशन क्या है? एक अंतर सरकारी संधि है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। और कहां पर हुई थी? कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के शहर रामसर में ये हुई थी। और क्योंकि ये 2 फरवरी 1971 को हुई थी, इसी उपलक्ष्य में 2 फरवरी 1971 को ये संधि हुई थी, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और भारत कब इसमें शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को भारत इसके अंतर्गत शामिल हुआ था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 91 हो गई है, 91 हो गई है। अगर यहां सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार देखें तो यहां पर 85 रामसर साइट्स दी गई हैं भारत की, तो आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर हम केरल के रामसर स्थलों के बारे में बात करें तो उसकी स्थिति को देख लेते हैं। जैसे अगर हम केरल की बात करें तो केरल में अस्थमुडी वेटलैंड, सस्थम कोटा लेक और वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये 3 स्थल हैं जो कि रामसर स्थलों के रूप में सूचित है, रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से स्थल हैं जो कि केरल से हैं, कौन से ऐसे रामसर स्थल हैं जो केरल में स्थित हैं? तो तीनों ही यहां पर स्थित है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं कि अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न है, सिक्किम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। और दूसरा कथन आपके सामने है, सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक नामित, एक डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर जो पहला कथन दिया गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था, ये बिल्कुल सही कथन है। और अगर हम सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये निश्चित रूप से एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के साथ साथ एक डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और जब अब डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। इसका सीधा सा मतलब यह है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और अगर हम इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें तो वो इस प्रकार से होगी, ये सिक्किम की भारत में अवस्थिति है। यहां पर अगर सिक्किम की बड़े में स्थिति देखें तो सिक्किम की जो उत्तरी सीमा है ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती है, जो इसकी पश्चिमी सीमा है नेपाल से लगती है। और अगर इसकी पूर्वी सीमा देखें तो वो भी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, और यहां पर दक्षिण पूर्वी सीमा भूटान से लगती है। और इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से टकराती है। यहां पर सिक्किम के 4 जिले दिखाए गए हैं, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। दरअसल ये पहले की स्थिति है। अब सिक्किम में 6 जिले हैं और 6 जिलों के आप कह सकते हैं कि नाम भी बदल गए हैं। और कौन कौन से जिले हैं? अब है गैंगटोक जिला, मंगन जिला, गेजिंग जिला, नामची जिला, पाकिंग जिला और इसके साथ सोरेंग जिला, यानी 6 जिले हैं। और सोरेंग जिले से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर कंचनजंगा नेशनल पार्क की अवस्थिति आपको दिखाई गई है। ये वाला क्षेत्र है हरे वाला, ये थोड़ा सा कम गाढ़ा हरा, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क की अवस्थिति है। इसे आप यहां देख सकते हैं जो कि सिक्किम में स्थित है। अगर सिक्किम की आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें कि किस प्रकार से भारत का पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो हम शुरू से चर्चा करते हैं जब सिक्किम में राजशाही थी। तो सिक्किम में एक वंशानुगत राजतंत्र कब से कब तक था? 1682 से लेकर के 1642 से लेकर के 1975 तक यहां पर चोग्याल वंश का शासन रहा था। ब्रिटिश शासनकाल और स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में सिक्किम ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी
और इसके लिए कई संधियां हुई। जैसे एक संधि हमें देखने को मिलती है 1817 में, उस संधि को हम जानते हैं तितलिया संधि के नाम से, और इसने ब्रिटिश अधिकारियों और सिक्किम में कई वाणिज्यिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए। तुमलोंग संधि 1861 में अस्तित्व में आई और इस संधि के तहत सिक्किम ब्रिटिश भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया। 1890 में कलकत्ता संधि हमारे सामने आती है, जिसमें सिक्किम तिब्बत सीमा का सीमांकन किया गया इसके माध्यम से, जिस पर वॉयसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन और तिब्बत में किंग चीन के इंपीरियल एसोसिएट रेजिडेंट द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी पुष्टि 1904 के ल्हासा कन्वेंशन के माध्यम से भी की गई। 1950 में भारत सिक्किम संधि हुई और इस संधि के अनुसार सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य, एक प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया और भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार का नियंत्रण मिला, जबकि सिक्किम को आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। भारत के साथ विलय कब हुआ? वर्ष 1975 में एक जनमत संग्रह सिक्किम में हुआ, जिसमें पात्र मतदाताओं के 2/3 लोगों ने भाग लिया और उसमें से 97% ने राजशाही को समाप्त करके भारत के पक्ष में मतदान किया और इस प्रकार से भारत का हिस्सा बना। 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम का संरक्षक राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य, एसोसिएट स्टेट घोषित कर दिया गया। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। अगर सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो सिक्किम गोवा के बाद भारत का सबसे छोटा राज्य है और ये भारत के पूर्वी हिमालय के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। और इसकी सीमा क्षेत्र के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि इसकी सीमा किस किस से मिलती है। अगर नवीनतम विकास के बारे में बात करें तो सिक्किम में वर्तमान स्थिति के अनुसार कई जगहों पर आपको 7 डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलेगी, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार सिक्किम में 6 जिले हैं, जिसमें से सोरेंग जिले को भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पेलिंग रोपवे का उद्घाटन हाल ही में हुआ, जो सिक्किम को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के प्रयासों का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिक्किम वर्ष 2016 में विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य भी बना था। तो ये सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ 4 राज्य दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से मिलती है, नागालैंड की भी सीमा मिलती है, मणिपुर की भी मिलती है, लेकिन सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। और आपने देखा अभी सिक्किम की सीमा किससे मिलती है? सिक्किम की सीमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है और दक्षिण में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। म्यांमार से उसकी सीमा नहीं मिलती। और इस प्रकार से केवल 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दिखाई दे रहा है और ये म्यांमार भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो सीमा है, ये म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, ये सीमा नागालैंड से मिलती है, ये सीमा मणिपुर से मिलती है और यहाँ पर ये जो सीमा है ये मिजोरम राज्य से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से म्यांमार की सीमा मिलती है। और कितनी मिलती है? जैसे भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं और इसमें से भी अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की 520 किलोमीटर की सीमा है, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर की सीमा है और अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर की सीमा म्यांमार साझा करता है और मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर की सीमा म्यांमार साझा करता है। और टोटल कितना है? ये टोटल है 1472 किलोमीटर सीमा का सीमांकन। टोटल सीमा है 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है और जिसमें से 1472 किलोमीटर सीमा का सीमांकन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहाड़ी दर्रे दिए हैं और स्थान दिया है, उसी को आपको ठीक से बताना है कि कौन से इसमें सही तरह से सुमेलित है। तो पहाड़ी दर्रा पहला दिया है जोजिला, इसके सामने उत्तराखंड, दूसरा दिया है शिवकिला, उसके सामने हिमाचल दिया है और तीसरा दर्रा है जेलेपला दर्रा और उसके सामने सिक्किम दिया गया है। और आपको ये बताना है कौन से सही तरीके से सम्मिलित नहीं सुमेलित लिखना चाहिए, कौन से सही तरीके से ये सुमेलित है।
चलिए ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, यानी सभी सही सुमेलित है। यहां पर जो जोजिला दर्रा है वो उत्तराखंड में दिखाया गया है, जबकि जोजिला दर्रे की अवस्थिति हम देखेंगे, जोजिला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। इसकी अवस्थिति अभी मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है और जेलपला दर्रा सिक्किम में है। तो यहां पर 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि कहां पर यह स्थित है। सबसे पहले जोजिला दर्रे के बारे में ही जान लेते हैं। तो जोजिला दर्रे की जो अवस्थिति है वो लद्दाख में है, और जोजिला दर्रा अगर आप इसकी बड़े मैप में स्थिति देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये लद्दाख में इसकी अवस्थिति है जोजिला दर्रे की। शिवकिला दर्रे की अवस्थिति कहां पर है, यहां पर ये शिवकिला दर्रे की अवस्थिति है हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा आपसे पूछा गया जेलपला, तो जेलपला दर्रे की जो अवस्थिति है वो यहां पर देख सकते हैं कि आप सिक्किम में है। इसके अलावा ये बात हुई जेलपला दर्रे की, ये यहां पर है, और इसके ऊपर ये जो दर्रा है ये नाथुला दर्रा है, और ये जो सिक्किम में तीसरा दर्रा दिखाया गया है ये नाकुला दर्रा है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये जो दर्रा है ये शिवकिला है। ये जो दर्रा यहाँ पर दिखाया गया है ये रोहतांग दर्रा है। इसके अलावा ये जो दर्रा है इसको देबसा दर्रे के नाम से जानते हैं, और ये जो दर्रा है ये बारालाचाला दर्रा है। ये यहाँ पर जोजिला दर्रा है, यानी वो लद्दाख में होगा, जो कि यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या दिया है, जोजिला दर्रा उत्तराखंड में दिया है, ये लद्दाख में होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं जोजिला दर्रे के बारे में, क्योंकि वो गलत यहाँ पर दिखाया गया है। तो जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक भी प्रदान करता है। जोजिला दर्रे को बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। किस दर्रे के रूप में, बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में इसको जाना जाता है। और सर्दियों के दौरान भारी हिमपात के कारण बंद रहता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र का जो संपर्क है वो कश्मीर से कट जाता है। वर्ष 2018 में जोजिला सुरंग परियोजना शुरू की गई थी, और यह एशिया की सबसे लंबी और द्विदिशात्मक यानी 2 दिशाओं में जाने वाली सुरंग है, जो श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करेगी। और इस प्रकार से अगर संपर्क स्थापित कर देगी तो जो सर्दियों के मौसम में हिमपात के कारण लद्दाख से एक संपर्क टूट जाता है कश्मीर का, वो संपर्क नहीं टूटेगा। और इस प्रकार से ये एक रणनीतिक, क्योंकि ये हमारे बॉर्डर स्टेट है, तो एक रणनीतिक सुरंग के रूप में भी ये काम करेगी। यहाँ पर हमने इन दर्रों की स्थिति देख ली है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको देख लेते हैं कि वो किसको किससे जोड़ते हैं। एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। एक दर्रा है बारालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है। लेह कहां पर, लद्दाख में। फोटुला दर्रा लेह को कारगिल से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। जेलपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भी सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत की चोड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर यह स्थित है, यानी एक त्रिक्षेत्र पर यह स्थित है। अगर हम खारदुंगला दर्रा की बात करें तो लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, और विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा भी खारदुंगला दर्रा है। अगर हम बोमडिला दर्रे की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहां पर हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रों की हमने बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे भारत के पश्चिमी घाट सहित दक्षिणी और पूर्वी एशिया के मूल निवासी हैं। दूसरा कथन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची के अंतर्गत लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। सामान्यतः लुप्तप्राय को एंडेंजर्ड के रूप में व्याख्यायित करते हैं, हालांकि एंडेंजर्ड के लिए संकटग्रस्त शब्द बिल्कुल सही है। उनके पास गेहुआ रंग का फर, अंबर रंग की आंखें और सीधे गोल कान होते हैं, और वे अत्यधिक सामाजिक जानवर होते हैं। चौथा कथन है, उनके पास अपने शिकार को घातक रूप से काटने के लिए जबड़े की ताकत नहीं होती, इसलिए झुंड शिकार को जीवित ही खा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विवरण से सबसे अच्छी तरह से
मेल खाती है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्रे वुल्फ, दूसरा ऑप्शन है ढोल, तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तीसरे ऑप्शन यहाँ पर लिखा है गोल्डन, गोल्डन जैकाल, गोल्डन जैकाल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपके सामने है। और चौथा ऑप्शन है रेड फॉक्स, रेड फॉक्स ये आपके सामने चौथा ऑप्शन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ढोल इसका सही उत्तर है, क्योंकि ढोल से ही ये सारी विशेषताएं मेल खाती हैं। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये वो स्थान है जहां पर ढोल की उपस्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी हिमालय से लेकर के पूर्वी हिमालय तक ढोल की उपस्थिति को देख सकते हैं। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इसके अलावा भारत के उत्तराखंड और ये जो शिवालिक का तराई क्षेत्र है उसमें भी आप इसकी उपस्थिति देख सकते हैं। यहाँ इस पूरे मध्य भारत के एरिया में आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी इसकी उपस्थिति आप देख सकते हैं। तो ये ढोल की एक सामान्य तस्वीर है। और अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें ढोल के, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्यूओन अल्पाइनस इसका वैज्ञानिक नाम है। एक जंगली मांसाहारी जानवर है, कैनिडे परिवार से संबंधित है और मैमेलिया वर्ग का सदस्य है। एशियाई जंगली कुत्ते के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम इसके प्राकृतिक आवास की बात करें, प्राकृतिक आवास की बात करें, तो दक्षिणी रूस, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। भारत में 3 समूहों में 3 स्थानों पर मुख्यतः इनको देखा जा सकता है। पहला स्थान है पश्चिमी और पूर्वी घाट, दूसरा है मध्य भारतीय परिदृश्य लैंडस्केप जैसा कि अभी हमने देखा, और उत्तर पूर्वी भारत में मुख्यतः इनकी उपस्थिति को आप सामान्यतः देख सकते हैं। अगर ढोलों की संरक्षण स्थिति के बारे में बात करें तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। अगर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की बात करें, यानी साइट्स की बात करें, तो उसके अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, यानी इसे द्वितीयक स्तर का संरक्षण है। पहले स्तर पर अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 अनुसूची 2 में रखा गया है। अनुसूची 1 में शामिल जानवरों को उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त होता है और उससे नीचे किनको संरक्षण प्राप्त होता है? जो अनुसूची द्वितीय में शामिल होते हैं। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित झीलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 झील दी गई हैं। पहली है ढेबर झील, दूसरी है शिवाजी सागर, तीसरी है वूलर झील और चौथी है आपके सामने सरदार सरोवर झील। आपको बताना है कि कौन सा दक्षिण से उत्तर के क्रम में सही है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 4 3 1 2, ऑप्शन सी है 2 3 1 4 और ऑप्शन डी है 3 1 4 2। ढेबर झील, शिवाजी सागर, वूलर झील और सरदार सरोवर झील। तो अगर हम दक्षिण से लेकर के बात करें तो शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पर, सरदार सरोवर लेक गुजरात में यहाँ पर स्थित है, ढेबर लेक यहां पर स्थित है राजस्थान में, और वूलर झील यहां पर कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार से शिवाजी सागर सबसे पहले आएगा, फिर सरदार सरोवर आएगा, फिर ढेबर लेक आएगा और फिर वूलर लेक आएगा। तो शिवाजी सागर सबसे पहले आएगा, फिर सरदार सरोवर आएगा, फिर ढेबर आएगा, फिर वूलर आएगा, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 2 4 1 3। तो 2 4 1 3, माफ कीजिएगा, शिवाजी सागर, हाँ दक्षिण से उत्तर के क्रम में इसको लगाना है। तो शिवाजी सागर सबसे दक्षिण में है, 2 के बाद आएगा 4 ऑप्शन, 2 के बाद यहां पर आना चाहिए 4, ये 2 4 2 4 और फिर आना चाहिए 1, और फिर वूलर झील सबसे उत्तर में है तो ये आएगा 3। तो इसमें थोड़ा सा संशोधन अगर आप कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन में थोड़ा संशोधन कर लीजिए, 2 4 1 3 कर लीजिएगा, इसको जो सी ऑप्शन है उसको 2 4 1 3 कर लेंगे तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबसे दक्षिण में शिवाजी सागर है जो आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण झील जैसे कंवर झील बिहार में स्थित है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा लोकटक झील ये यहां पर मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा इंदिरा सागर लेक आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में यहां पर स्थित है, और नागार्जुन सागर लेक आंध्र प्रदेश में यहां पर स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण लेख है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा, और अभ्यास प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दूसरा कथन आपके सामने है, यह रक्त तीतर का क्षेत्र है जो सिक्किम का राज्य पक्षी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।